हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपके सामने प्रस्तुत है फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और हॉट्स में जो क्वेश्चन दिया है वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। वन में है द मनी बोरोड, लेंट और इन्वेस्टेड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल कहते हैं। सो इट विल बी प्रिंसिपल। द स्पेलिंग इज सेम, है ना। प्रधानाचार्य का जो स्पेलिंग होता है प्रिंसिपल, सेम स्पेलिंग होगा इसका भी। सेकेंड नंबर है द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द मनी लेंडर इन ल्यू ऑफ मनी यूज्ड इज कॉल्ड। जो एडिशनल मनी है, सपोज मैंने 100 रुपीज़ दिया और वो मुझे एडिशनल 10 रुपीज़ करके 110 दे रहा है, तो ये 10 रुपीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इंटरेस्ट। सो दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और यू कैन राइट इवन इन कंपाउंड इंटरेस्ट, चूंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, वी कैन राइट सिंपली इंटरेस्ट हियर। थर्ड, इन सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल फॉर द होल लोन पीरियड, प्रिंसिपल क्या रहता है? रिमेन कॉन्स्टेंट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट रहता है ना। रिमेन सेम लिख सकते हैं, रिमेन सेम, है ना। चेंज नहीं होता है प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में। अच्छा, इन कंपाउंड इंटरेस्ट गोज ऑन चेंजिंग एवरी कन्वर्जन पीरियड, जितना भी कन्वर्जन पीरियड आएगा, है ना, वो प्रिंसिपल क्या होता है? चेंज होता जाता है। अमाउंट ऐड होता है फर्स्ट ईयर का, फिर कन्वर्जन पीरियड में वो क्या बन जाता है? उसका प्रिंसिपल बन जाता है वो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल गोज ऑन चेंजिंग, क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। 5. The time after which the interest is added each time to form a new principal is called, जो time after which, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं, कन्वर्जन पीरियड। 6. if interest is compounded semi annually, semi annually होता है, then semi annually rate is dash of एनुअल रेट। तो हम लोग रेट को क्या करते थे? जैसे आर अगर कुछ दिया हुआ था, है ना, 8% पर एनम, जब हमको सेमी एनुअली अगर करना रहता था तो हम लोग क्या करते थे? आर इजिकल क्या करते थे? R/2 करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, डेट इज 4% पर हाफ ईयर लिखते थे ना। तो क्या कर रहे हैं? हाफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेट इज हाफ ऑफ द एनुअल रेट। 7 नंबर, द वैल्यू ऑफ मशीन और व्हीकल एक्सेट्रा डिक्रीज विथ टाइम ड्यू टू क्या होता है? वियर एंड टीयर के चलते। हम लोग ये पढ़े भी थे, वियर एंड टीयर। दिस इज ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, पोस्ट ऑफिसेज, इंश्योरेंस कंपनीज इज सिंपल इंटरेस्ट। नहीं, ये फॉल्स है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे पेड करती है। सेकेंड नंबर, कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेटेड होता है अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, बिल्कुल, है ना। हम लोग क्या करते थे? जब हम लोग देखे थे कि फर्स्ट ईयर का जब हम लोग निकाल रहे थे तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाता था? P+SI करते थे। और सेकेंड ईयर के लिए हम लोग क्या हो जाता? प्रिंसिपल जो है यही अमाउंट कन्वर्ट होकर यहाँ पे प्रिंसिपल बनता था। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ऑन द अमाउंट, ये अमाउंट कैलकुलेट हुआ ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये प्रीवियस ईयर के ऊपर से ये प्रिंसिपल बन जाता है और इसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते थे। तो ये सही है, ट्रू। थर्ड नंबर, इन कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन कांस्टेंट फॉर द होल पीरियड। क्या दिया हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है? नहीं होता है ना। ये चेंज होता है हर कन्वर्शन पीरियड के बाद। ये क्या होता है? चेंज होता जाता है। वी ऐड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट, वो हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। 3 के बाद 4, द टाइम फ्रॉम वन स्पेसिफाइड इंटरेस्ट पीरियड टू नेक्स्ट पीरियड इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड, बिल्कुल सही है, ये टी हो गया। 5, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली देन देयर आर 2 कन्वर्जन पीरियड इन अ ईयर। क्वार्टरली में जब क्या करते थे? क्वार्टरली में हम लोग रेट को 4 से डिवाइड करते थे और टाइम को हम लोग क्या करते थे? 4 से इंटू करते थे। इसका मतलब क्या हो गया? 4 टाइम्स हो जाता था 4 कन्वर्जन पीरियड। अगर 1 ईयर का था
तो उसको 4 हम लोग हाफ ईयर लिखते थे, इसका मतलब 4 कन्वर्जन पीरियड होता था, ना कि 2 कन्वर्जन पीरियड होगा। तो ये भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट 6, इफ द डिक्रीज ऑफ द वैल्यू पर ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ, जो ईयर एंड टीयर होता है, जिस रेट से वो डिक्रीज होता है, उसी को हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये भी हमारा ट्रू है। नाउ आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज। देखो वेरी सिंपल है, अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालें 1 ईयर का, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 का अगर 10% करते हैं तो ये 100 आता है। फर्स्ट ईयर का ऐसा अगर हम लोग देखेंगे इस तरह से कि 1000 इंटू 10 इंटू 1/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, तो ये क्या है, 100 आया। नेक्स्ट टाइम जब ऐसा हम लोग फिर निकालेंगे तो ये 1000 प्लस 100 तो क्या हो गया, 1100 इंटू 10 इंटू 1/100। इस प्रकार से क्या आ गया, ये 110, और दोनों को ऐड करेंगे 100 प्लस 110 तो क्या आ गया हमारा 210। तो इंटरेस्ट जो निकला वो CI कितना निकला, 210 है कि नहीं। और इसको अगर हम लोग चाहें तो दूसरे तरीके से जैसे बना सकते हैं, किस तरह से कि A इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T। P कितना है, तो 1000 है, 1 प्लस तो 1 प्लस 10/100 का पावर 2, और ये ऐसे कैंसिल किया तो इस तरह से हो जाएगा 1000 इंटू 10 और 1 11 हो गया, 11/10 इंटू 11/10 नहीं, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 11 से क्या होता है 121 होता है, और एक ज़ीरो। तब हम लोगों को क्या निकालना, CI इज इक्वल टू क्या होता है, A माइनस P। A कितना आया, तो 1210 माइनस 1000, और 1000 जब माइनस करेंगे तो क्या निकल गया 210। तो CI क्या निकला 210, तो आंसर विल बी B। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 एट 20% पर एनम फॉर 1.5 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखो व्हेन interest is compounded हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली हम लोग कंपाउंडेड करेंगे तब रेट और टाइम में हम लोग चेंज करते हैं। प्रिंसिपल तो वही रहेगा, कितना है 5000, तो इसको हम लोग लिख लिया 5000। अब क्या दिया हुआ, रेट दिया हुआ, रेट कितना है 20%, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, चूँकि ये हाफ ईयरली था, तो 20/2 इज इक्वल टू 10% पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर। टाइम कितना है, तो 1.5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2, और टाइम क्या हो गया 2 से इंटू करेंगे, इस तरह से 3 हाफ ईयरली हो गया, है ना। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि 1 ईयर को अगर हम लोग हाफ ईयरली कर रहे हैं, तो हाफ ईयरली मतलब क्या हो गया 6 मंथ और 6 मंथ। 6 मंथ के बाद एक बार इंटरेस्ट देगा, फिर 6 मंथ के बाद एक बार इंटरेस्ट देगा, तो कितना बार दे रहा है 2 बार दे रहा है, इसलिए 2 हाफ ईयर हो सकता है, इसको हम लोग लिखते हैं। अब ये क्या था 1.5, तो 1 ईयर का क्या हो गया 2 हाफ ईयर, और हाफ का 1, तो इस तरह से 2 और 1 3 हाफ ईयर हो रहा है। अब हम लोग को क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू, तो P इंटू 1 प्लस R मतलब कितना है 10/100 टू द पावर 3, ये कैंसिल कर दिए, तो 5000 इंटू देखो 10 और 1 11 होगा, 11/10 कितने बार 3 टाइम्स, 1 2 3 1 2 3, ये 5 हो गया, और 11 इंटू 11 121, और 121 इंटू 11 करेंगे तो शायद 1331 होता है, नहीं। चलो हाथ कंगन को RC क्या कर ही लेते हैं, 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 आया, और इसको 5 से फिर इंटू कर लेंगे, 5 5 3 जा 15 कैरी 1 5 3 जा 15 1 16 कैरी 1 5 1 6। इस प्रकार से 1 3 3 1 लिखे, और इसके बाद आ गया ये 6 6 5 5। अब हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। CI इज इक्वल टू A माइनस P, therefore 6655 minus 5000
तो ये हो गया 1 है ना, और ये 655, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर है ना, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 8% पर एनम फॉर 6 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली इज, क्वार्टरली दिया हुआ है तो लिख लेते हैं, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, जब ये क्वार्टरली कंपाउंडेड होगा तब क्या होगा, प्रिंसिपल में तो नो चेंजेस करेंगे, 10,000 है तो हम लोग 10,000 लिख लिए इसको एज इट इज़। अच्छा, रेट है 8%, 8% है तो नया रेट क्या हो जाएगा, क्वार्टरली मतलब बाई 4 है ना, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, जैसे ये है तो ये वाला हिस्सों को हम लोग बोलते हैं क्वार्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं 1/4 है ना, तो यही कहलाता है क्वार्टर। तो हम लोग 4 से इसको रेट को डिवाइड किए, 4 2 8, दैट मीन्स 2% क्वार्टरली। अब पर एनम नहीं लगेगा, ये क्या लगेगा, क्वार्टरली लगेगा। और टाइम कितना दिया हुआ, 6 मंथ है तो 6/12 पहले करेंगे, ईयर में कन्वर्ट किए है ना, ये क्या है 1/2, और इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 4, तो क्या निकल गया 2 क्वार्टर ईयर। कैसे 2 क्वार्टर ईयर है हम लोगों को समझना है। जैसे अगर मान लो 1 ईयर का हम लोग चर्चा करें तो 1 ईयर में ये इंटरेस्ट कितने बार देगा, अगर क्वार्टरली रहता है तो 4 बार देगा, कितनी बार देगा, 4 बार ये इंटरेस्ट देगा। क्वार्टरली का मतलब यही होता है, तो 4 बार इंटरेस्ट देगा, मतलब क्या हो गया कि 12 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 12 मंथ को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 12, मतलब 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स और 3 मंथ्स के अंतराल पर ये इंटरेस्ट देगा। 3 मंथ्स पे एक बार देगा इंटरेस्ट, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद, फिर नेक्स्ट 3 मंथ और नेक्स्ट 3 मंथ के बाद इंटरेस्ट देगा। इस प्रकार से अगर 6 मंथ होता है तो देखो 1 बार और ये 2, 3 और 3 6, तो 2 क्वार्टर ईयर्स आ रहे हैं। क्लियर है। चलो अब हम लोग को क्या निकालना है, अमाउंट निकालेंगे। यहाँ पे लिख लिए 10,000 1 प्लस r/100 टू द पावर n, तो n कितना है 2। हम लोग अभी इसको डिवाइड नहीं करते फॉर आवर कन्वीनियंस है ना, तो 10,000 हम लोग लिख लिए, और इधर क्या हो गया, ये 102/100 हो गया इंटू 102/100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार से क्या आ गया 102 इंटू 102, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 102, और 102 को कितना होता है वो हम लोग देख लेते हैं है ना, 4 0 2 1 2, नेक्स्ट तो 0 0 आएगा तो हम लोग यहाँ पे ये कर दिया, और अगला बार से हम लोग लिख ले रहे हैं 2 0 1 4 0 2 2 4 0 1, इस प्रकार से 10404 आया, 10404। हम लोग को सी आई निकालना है। सी आई इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी, इट इम्प्लाइज दैट 10404 माइनस 10,000, तब क्या निकल जाएगा 404, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 404। चूँकि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है इसलिए बी वेरी केयरफुल, 404 क्या है, सी है, तो सी विल बी द आंसर। ये नहीं कि गलती जैसे हम लोग ये 10404 आया तो बी करेक्ट कर देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो सो वी विल राइट सी। बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान देंगे, अदरवाइज सारा कुछ प्रोसेस बनाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपका नंबर कट जाएगा है ना। द टाइम पीरियड and the rate for the sum taken at 8% per annum for 1.5 year compounded half yearly are। अब देखो टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ, कोई सम है 8% पर एनम, ठीक है, एंड 1.5 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली है तो रेट क्या हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, दैट मीन्स 4% हो जाएगा, और 1.5 है टाइम, तो टाइम 1.5 मतलब कितना हो गया 2 1 2 1 3, 3/2 हो रहा है, और इसको 2 से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हाफ ईयर होगा, यही ना होगा। तब हमारा n इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आया, और r इज इक्वल टू कितना आ रहा है
4। कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है देखो हम लोग को देखना है। n इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 4%, तो क्या आ रहा है, ए का आंसर आ रहा है ये। 6 के बाद 7, इफ ₹12,000 टेकन फॉर 2 years at 4% per annum compounded quarterly then time period and rate, है ना। तो हम लोगों को अभी कोई देखना नहीं ये सब, हम लोगों को सिर्फ क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड और रेट। तो हम लोग को टाइम पीरियड और रेट निकालना है। क्वार्टरली है तो क्वार्टरली मतलब 4, तो टाइम पीरियड को हम लोग 4 से इंटू करते हैं, तो टाइम कितना दिया है, 2 ईयर्स है, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 क्वार्टर्स, 8 क्वार्टर ईयर। और रेट को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, r इज इक्वल टू 4% है, तो 4/4 इज इक्वल टू 1% पर क्वार्टर ईयर, पर क्वार्टर ईयर। इसका मतलब n इज इक्वल टू 8 आया और r इज इक्वल टू कितना आ गया, 1%। कौन सा है, n इज इक्वल टू 8, r इज इक्वल टू 1%, ये आया सी का आंसर। तो सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, if the number of conversion period is greater than or equal to 2, then compound interest is less than or equal to simple interest, greater than or equal to simple interest, लेस देन सिंपल इंटरेस्ट, ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। अगर 2 हो गया है ना, तब नेचुरल सा बात है, ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, तब उस केस में हमेशा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट, और आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, द टाइम इन विच 6,000 अमाउंट टू रुपीज़ इतना एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज, देखो 9 का P दिया हुआ है 6,000, ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है 7,986 दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10% और कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है, पर एनम ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, मतलब एन हम लोग को निकालना है। चलिए इसको निकालते हैं। हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, ये ना होता है, और ए बाई पी करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। अब इसी के अनुसार से हम लोग लिख लेते हैं, 7,986 डिवाइडेड बाई 6,000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर कितना है 10 बाई 100 टू द पावर एन, और ये से ये कैंसिल आउट कर दिए, तो 7,986 बाई 6,000 है ना, इज इक्वल टू इधर हो गया 11 बाई 10 का पावर एन। तो एक बहुत बड़ा हिंट हो गया कि ये जरूर 6 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, और उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो 6 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 1000, और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो देखो 6 1 जा 6 बचा 1 19, 6 3 जा 18, फिर 18 हो गया, 6 3 जा 18, और यहाँ पे 6 1 जा 6, तो क्या आ गया 1331 बाई 1000 इज इक्वल टू 11 बाई 10 का पावर एन। और इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल व्हाट विल यू डू, 131 का हम लोग देखे थे कि 11 बाई 10 का पावर 3 होगा, इज इक्वल टू 11 बाई 10 का पावर n। अब इस केस में हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है, और दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, पावर भी इक्वल होगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू 3। तो ये 3 ईयर्स आ गया। 3 ईयर्स कौन सा दिया हुआ है, तो B, 9 का आंसर हो जाएगा B। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 15,000, मतलब V नॉट जो दिया हुआ है वो है आपका
15,000 if the population increase at the rate of 4% per annum, then the population after 2 years, और n इज इक्वल टू कितना दिया 2 years, तो हम लोगों को v निकालना है, दैट मीन्स अमाउंट ही निकालना है एक तरह से, क्योंकि ये अमाउंट जो है वो हम लोग इस टर्म में नहीं देख रहे हैं कि रुपीज़ नहीं है, इसलिए हम लोग वी नॉट और वी लिख रहे हैं, बस सेम चीज़ है। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया वी नॉट 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। वी नॉट कितना है तो 15,000 है, नहीं 1 प्लस 4 बाई 100 टू द पावर 2, 425 जब इस प्रकार से ये हो गया 15,000 इंटू 25, और यहाँ पे 1 है तो 25 1 26 हो गया, 26 बाई 25 इंटू 26 बाई 25। 25 1 जा 25, 6 जा 150 और 2 0, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 हो गई, बचा 10 100, 25 4 जा 100। इस प्रकार से आएगा 24 इंटू 26 इंटू 26। अब इसको मल्टीप्लाई करना है ना। तो चूंकि ये MCQ है तो इसको हम लोग को इजी करने के लिए हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो देखो 6 6 जा 36, 36 का आया लास्ट में 6 और 6 4 जा 24, तो लास्ट में 4 अगर आ रहा है तो हम लोग देख लेंगे, देखो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ लास्ट में 4 आ रहा है, तो इसका आंसर तो A आएगा, है ना। इस केस में तो आंसर A आएगा, ये तो श्योर हो गया। लेकिन अगर मान लो 2 4 आता तब तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करके ही हम लोग चेक करते हैं, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 इंटू 26, है ना। तो क्या हो गया 6 6 जा 36, ठीक है, कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27 हो गया, कैरी 2, 2 2 जा 4 और 2 6, तो 26 इंटू 26 हो गया 676, और उसको हम लोग को 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, 30 हो गया, कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 और 3 27, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 1 15, 6 2 जा 12, 1 13, 4 2 2 6 1। इस प्रकार से आ गया 1 6 2 2 4, है ना, जो कि A है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे का क्वेश्चन है वो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। और जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ए पर्सन वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख इन फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स फॉर 2 years. His financial advisor explained him 2 types of schemes. First is yielding 10% per annum compounded annually, and second is yielding 10% per annum compounded semi-annually. Which scheme is better and why? कौन सा स्कीम बेटर होगा? नेचुरल से हम लोग इससे पहले भी पूर्व एक्सरसाइज में हम लोग देख चुके हैं कि जहाँ पे इंटरेस्ट जो है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम सेम है ना, और अमाउंट ये कह सकते हैं जो प्रिंसिपल है वो भी सेम है, तो इन दैट केस ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो होगा जिसमें हम लोगों को हाफ ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट दिया जा रहा है ना, उसमें हम लोगों को क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट या कह सकते हैं कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो हम लोगों को ज़्यादा मिलेगा। इसको हम लोग चलो सॉल्व करते हैं और फिर रिजल्ट पे निकलते हैं। P इज इक्वल टू कितना है, तो 1 लाख, ये हो गया 1 लाख। टाइम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 years, और रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम। तो जब एनुअली है तो हम लोग डायरेक्ट अमाउंट निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, जिसको हम लोग T बोल रहे हैं। ये हो गया 1 लाख, है ना, और इधर हो गया 1 प्लस 10 बाई 100 टू द पावर 2, ये हो गया 1 लाख इंटू 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10, 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दी, 11 11 जो हो गया 121 और 1 2 3 3 zeros। इसमें हम लोगों को कितना मिल रहा है, 1,21,000 का रिटर्न मिल रहा है इन 2 years। सेकेंड केस में
when interest is compounded हाफ ईयरली, तब इस केस में क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, दैट मीन्स 5% पर हाफ ईयर, और टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 दैट मीन्स 4 हाफ ईयर। इस केस में अमाउंट निकालेंगे, ए इज इक्वल टू, तो 1 लाख इंटू 1 + 5/100 टू द पावर 4, 5 1 जा 25 जा 100, इस प्रकार से क्या आ गया 1 2 3 4 5 इंटू 20 और 1 21 हो गया, 21/20 इंटू 21/20, 21/20 एंड 21/20, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 से 2 5 जा 10। अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, 21 × 21 × 21 × 21 और इंटू 5, तो ये तो हो गया 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 105 आया है ना। और 21 × 21 × 21 कर लेते हैं और इसके बाद इसका रिजल्ट हम लोग निकालेंगे। तो 21 × 21 1 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो क्या निकल गया 4 4 1, फिर इसको 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, 1 4 4 और ये हो जाएगा 2 4 2 जा 8 4 2 जा 8, 1 4 2 6 8 4 12 8 1 9। अब किससे मल्टीप्लाई करना, 105 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हो गया 5 5 6 जा 30, ठीक है, कैरी 3 5 2 जा 10 और 3 हो गया 13, 9 5 जा 45 और 1 46, जीरो से इसलिए यहाँ पे 2 कैंसिल आउट कर दिए। अब उतार लेते हैं 1, ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 2 और ये हो गया 9, 5 0 3 1 4 6 6 12 4 2 6 1 7 9। इस तरह से ये इनटू हम लोग लिख लेते हैं 9261, दैट इक्वल्स टू 972405/8। चलो अब इसको ये कर लेते हैं, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 12 हो गया, 8 1 जा 8 4 44, 8 5 जा 40, फिर आया 4, 8 5 जा 40, 0.50 हो रहा है ना, तो 8 6 जा 48, 2 20, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40। तो इसमें देखो 121,000 आ रहा और इसमें 550 रुपीज़ 0.262 या 63 कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा आ रहा है। तो हमको किस में ज़्यादा मिल रहा है, इसमें मिल रहा है ज़्यादा, है ना। देयरफॉर क्या पूछ रहा है, विच स्कीम इज़ बेटर, देयरफॉर सेकेंड स्कीम इज better because in second scheme return is greater than, second scheme return is greater than the first scheme, फर्स्ट स्कीम से हम लोगों को क्या हो रहा है, रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। फिर क्या पूछ रहा है, विच स्कीम इज बेटर एंड वाई हो गया। वाई इज द इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर लाइफ, इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट investment is very important to meet the daily requirement or sudden or to cope up with
sudden calamities, ठीक है, इन फ्यूचर लाइफ। तो इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि डेली रिक्वायरमेंट जो हो इन फ्यूचर उसको मीट अप किया जाए, और साथ ही साथ ऐसा कुछ सडन कैलामिटीज़ हो जाए, है ना, अनइवन दुर्घटना घट जाए, तो उस समय भी इन्वेस्टमेंट रहेंगे तो वी कैन यूज़ दैट अमाउंट टू meet that requirement. Now moving to next question, question number 2. The population of India is increasing day by day, and this is the real problem. The population of town of India was 2 lakh in 2009. It increased in 2,66,200 in 2012. Find the rate at which the population is increasing. Is it a good for our country? What should we do for this? सो यहाँ पे वी नॉट जो है वो दिया हुआ है 2 लाख, वी जो है वो दिया हुआ है 266,200, है ना, और 2009 से तो एन जो हो गया 2009 से 2012 तो 10 11 12, एन इजिकल टू क्या हो जा रहा है, देखो 2009 है ना, फिर आया 10 11 फिर 12, ये 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स आ गया, और हम लोग को रेट ऑफ इंक्रीज जो हो रहा है वो निकालना है। तो हम लोगों को पता है कि v इजिकल टू क्या होता है, v नॉट 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n, और v बाई v नॉट इजिकल टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। देखो यहाँ पे v बाई v नॉट कर लेते हैं, तो 26200, एक 6 छोड़ दिए, हाँ, बाई 2 लाख, है ना, 2 0 से 2 0 को कैंसिल आउट कर दिए, और 2 बाई 1000 हो जा रहा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और 2 1 जा 2, और इधर गया 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n, n तो यहाँ पे 3 हो गया, सॉरी n जो है वो 3 मेंशन कर दो, और यू कैन राइट 11 बाई 10 का पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 का पावर 3। अब देखो दोनों का पावर सेम है तो बेस भी क्या होगा, सेम होगा। इन दैट केस 11 बाई 10 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100, है ना, और r बाई 100 इज इक्वल टू 11 बाई 10 माइनस 1 हो जाएगा, सो ये क्या आ जाएगा 1 बाई 10 आ गया, है ना, 1 बाई 10 आ गया। सर कैसे आया, तो देखो ये एलसीएम लेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये एलसीएम लिया, ये 11 माइनस 10 हो गया, और घटाएंगे तो 1 बाई 10 आएगा, है ना, और r इज इक्वल टू 1 बाई 10 इंटू 100 10, देयरफॉर r इज इक्वल क्या निकल गया 10%। अब क्या बोल रहा है, इज इट गुड फॉर आवर कंट्री, नो एट ऑल, नो, है ना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज नॉट अ गुड साइन ऑफ एनी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री, है ना। What should we do? Is it good for our country? No, it is not good for our country because it give rise to many other problems such as unemployment, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर क्या हो सकता है, प्राइस हाइक, scarcity of land and food, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो होगा अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी, क्योंकि उतना रोजगार नहीं है जितनी ज़्यादा में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। फिर
जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो चीज़ों की डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगा तो फिर प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस हाइक होगा। और साथ ही साथ स्कार्सिटी ऑफ लैंड, है ना, अभी जो है फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है टू बिल्ड मोर नंबर ऑफ हाउसेज, तो स्कार्सिटी ऑफ लैंड हो जाएगी, एंड एट द सेम टाइम देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ फूड ऑल्सो। सो व्हाट शुड वी डू? we should aware the people about increasing population and useful of keeping small family, small family। चलिए बढ़ते हैं HOTS, हॉट्स क्वेश्चन। A certain sum of money is invested at a rate of 5%. We don't know the sum. Here principal is not given. So let us take it X. Rate of interest is given 5%. इसी के साथ आज का एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स और चेक योर प्रोग्रेस, है ना। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।